नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिका जाने वाले हैं और इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत आने को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मुद्दे कई हैं जिस पर दोनों देशों के नेता बातचीत करेंगे। कारोबारी मुद्दों से लेकर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तक, अमेरिका की पाकिस्तान नीति और भारत से रिश्ते, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी और भारत की मदद के साथ ही बड़ा मुद्दा भारत के न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून का भी है, जो अमेरिका को लगातार चुभ रहा है। वहीं भारत के लिए अपने IT प्रोफेशनल्स को ज्यादा तादाद में वीज़ा दिलाना भी प्राथमिकता होगी। तो दोनों तरफ से, दोनों देशों के चश्मे से इस मुद्दे को देखने की जरूरत है कि दोनों देश क्या चाहते हैं। लेकिन इस सब के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई कोई सब्सटेंशियल, कोई महत्वपूर्ण बातचीत होगी भी, या सिर्फ एक पत्रकारों के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी जैसी ये मुलाकात हो सकती है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों के दौरान जॉन कैरी की मुलाकात और यहाँ जो उनकी विजिट है उस सब से क्या उम्मीद की जाए। अपनी मेहमानों के जरिए मेरे साथ खास मेहमान आलोक बंसल मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SAISA के। इसके अलावा प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं मेरे साथ JNU से। संदीप दीक्षित हैं, जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं द हिंदू अखबार के, विदेश मामलों को लगातार वो कवर करते रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ योगेंद्र कुमार हैं, जो कि कई पश्चिमी देशों में राजदूत की हैसियत से पोस्टेड रह चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले योगेंद्र जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो डिप्लोमेसी की दुनिया है उसे बहुत नज़दीक से आपने देखा है। ये मुझे बताइए कि क्या इस जो ये अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है, हालांकि ये कोई द्विपक्षीय बातचीत की तरह से नहीं इसको देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या हम ये मानें कि कुछ इस बातचीत से निकल कर आएगा? बातें बहुत मीठी मीठी हो रही हैं, हिंदी में, सब जबानों में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि माहौल तैयार हो रहा है? जी, माहौल तो वास्तविकता में तैयार हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है पूरे देश, पूरे विश्व के लिए भी है, और ख़ासतौर से इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के लिए भी है कि वो हमारे यहाँ नई सरकार बनी है। मोदी प्रधानमंत्री जो बने हैं वो एक मैसिव मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक प्रकार से ये लोगों में अपेक्षा है कि एक नया जो है एजेंडा जो है उनका, और नई विदेश नीति जो है उनके सामने आएगी। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप देखेंगे कि पहले और भी देश के प्रतिनिधि यहाँ आ चुके हैं, चाहे वो चीन के हैं, चाहे इंग्लैंड के हैं, चाहे फ्रांस के हैं। तो वैसे भी इस प्रकार से जो है अमेरिका से भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। पहले जैसे आपको मालूम है राष्ट्रपति ओबामा ने उनसे टेलीफोन पे बात की, फिर जॉन कैरी ने विदेश मंत्री से बात की, उसके बाद उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए। तो अब उसके बाद जॉन मैकेन यहाँ पर आए, उनके जो रिपब्लिकन सेनेटर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो। इसके अलावा जो है फिर आप देखें कि जॉन कैरी अभी आए हैं, इसके बाद जो है उनके रक्षा मंत्री आने वाले हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री की जो सितंबर में वाशिंगटन में जो मीटिंग होगी राष्ट्रपति ओबामा से, तो उसके लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये खाली मीठी मीठी बात तो मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन ये भी काफ़ी सीरियस प्रेपरेशन है। और इसकी वजह भी साफ जाहिर है, क्योंकि आप देखें चीन ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हो चुकी है, प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है। जरूर इसको हम विस्तार देंगे, इस बहस को, इस पहलू पे भी नजर डालेंगे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये भी बातें कही जा रही हैं कि जो UPA के आखिरी दौर में बिल्कुल देवयानी खोबरागड़े वाला जो मामला आया था, उससे ये माना गया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कहीं ना कहीं एक उस स्तर को छू रहे थे जो दोनों देश नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि वहाँ से कहीं उठकर एक ऊंचाई पर पहुँच सकते हैं? एक नई सरकार है, बड़े मैंडेट के साथ आई है, नई दिशा में सोचने की कोशिश करेंगे? देखिए, बात यह है कि मुद्दे तो रहेंगे, और क्योंकि दो देशों और दो सरकारों के बीच में जो है मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन एक प्रकार से एक नई शुरुआत है। तो नई शुरुआत की वजह से एक नया दृष्टिकोण जो है वो सामने आता है नेचुरली, और ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर नए दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखा जाए तो सफलता मिल सकती है कुछ हद तक। हालांकि जो हार्ड बार्गेनिंग के स्टेज है वो तो बाद में आएगी, लेकिन सफलता मिलने के सर्टनली काफ़ी उम्मीदें हैं। और वैसे भी जो इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो है नेचुरली अमेरिका को भी दिलचस्पी है भारत से संबंध मजबूत करने में, और हमारी भी दिलचस्पी है। जी हाँ,
मैं संदीप दीक्षित की तरफ रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि संदीप एक ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स जानते हैं, बल्कि अच्छी भली जो है वो आर्थिक मुद्दों पर भी उनकी नज़र रहती है। और मैं संदीप इसमें इस पहलू पे नज़र डालना चाहती हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं उसको हम कितना अहम माने। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में कहीं ना कहीं एक दिल में एक वो ख़राबी पैदा हुई फार्मा कंपनियों को लेकर, जिस तरह से टारगेटिंग हुई अमेरिका की तरफ से, या फिर जिस तरह से जो IT प्रोफेशनल्स को वीज़ा जो है कम किया गया। हम जानते हैं हालांकि बड़ी तादाद जो वीज़ा की है, H1 वीज़ा है, वो भारतीयों को जाता है, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम कर दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है लगातार जो कि बिज़नेस सेंटिमेंट है अमेरिका में भारत को लेकर, वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। आपको लगता है एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये कहते हैं कि बिज़नेस उनके लिए पहला आता है और इकोनॉमी ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी होगी, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको? सेंटिमेंट बदलेगा? हाँ, अभी हाल में ये कहें कि एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। और अगर हम आर्थिक की तरफ देखें, जैसा कि आप पूछ रही हैं, तो आर्थिक एरिया में पहली बात है जैसे कि WTO। तो WTO में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पे इंडिया की दूसरी राय है, अमेरिका की दूसरी राय है, और दोनों अलग अलग कॉर्नर्स में खड़े हैं इस मुद्दे पर। फिर जॉन केरी साहब ने आने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, बोले कि इंडिया और अमेरिका के बीच अभी $100 बिलियन का ट्रेड है, जो कि $500 बिलियन तक बढ़ सकता है। यानी एक ज़मीन तैयार की जा रही है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के ऊपर बात करने के लिए और एपेक में इंडिया को लाने की बात करने के लिए। और मेरे ख्याल से ज़मीन उस लिए तैयार हो रही है, पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जैसा कि आपको पता है, उस पर कई देशों के मतभेद हैं कॉपीराइट के ऊपर, जो कि मान रहे हैं कि कॉपीराइट में फिर जो विकसित देश हैं ये कोशिश कर रहे हैं बाकी देशों को अपनी लाइन में ढालने के लिए। तो इसके ऊपर भी एक बात होगी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तेल, हम लोग शेल गैस लेना चाह रहे हैं अमेरिका के साथ, पर 2 कंपनियां जो इंडियन हैं, चूंकि उन्होंने सूडान के साथ ट्रेड किया था, इसलिए वो अमेरिका की प्रतिबंधित लिस्ट में हैं, उनको प्रतिबंधित लिस्ट से हटाना। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि आप जानती हैं कि हम रूस में काफ़ी तेल और गैस लेना चाह रहे हैं। और अभी जो सैंक्शंस अनाउंस किए गए हैं यूरोपियन यूनियन अमेरिका द्वारा रूस के ऊपर, और स्टेटमेंट आए हैं एक्सॉन मोबिल और BP द्वारा कि उनका हिट होगा, तो उसमें यूक्रेन वाले एपिसोड के बाद जी हाँ। तो खुद हिंदुस्तान को सोचना होगा कि क्या कोई ऐसा असर तो उनकी कंपनियों को नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका से भी व्यापार करना चाहते हैं तेल का, और रूस के साथ कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दोनों के बीच डिफरेंसेस, आपने फार्मा बताया, तो रिन्यूएबल एनर्जी भी है, इसके ऊपर भी बातचीत है। तो यानी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होगी। और अगर आप ट्रेड का इनका डेलीगेशन देखें केरी साहब का, तो केरी साहब के साथ कॉमर्स सेक्रेटरी आ रही हैं, और बाकी जो 3 इलाके हैं उनमें से मध्यम या सीनियर ऑफिशियल आ रहे हैं। यानी कि ट्रेड जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है केरी साहब की जो मौजूदा बातचीत। लेकिन संदीप, एक दौर में जो एक भारतीय का एक अमेरिकन ड्रीम था, कहीं ना कहीं वो अब उतना मजबूत या उतना सुहाना नहीं है वो सपना, क्योंकि जिस तरह से वीज़ा की शर्तें और वहाँ रहने के जो हालात हैं, जो हम जानते हैं पूरी तरीके से आर्थिक मंदी आई पूरी दुनिया में, इस सब के बाद जो हालात बदले हैं, आपको लगता है कि दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं फिलहाल मोदी सरकार के नेतृत्व में क्या कुछ बदलेगा? क्या जो हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में वो मिडिल क्लास भी बीजेपी का वोटर है, और इसमें IT प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद है जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की है, आपको लगता है कोई तब्दीली ला पाएंगे क्या? हाँ, आप बहुत सही कह रही हैं कि बीजेपी और बीजेपी की जो बेस है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल बेस हो या वोटर बेस हो, वो नेचुरल इंक्लिनेशन है अमेरिका की तरफ, पर साथ साथ एक नेशनल इंटरेस्ट भी होता है। और वही नेशनल इंटरेस्ट था जिसकी वजह से 1998 में वाजपेयी साहब ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और सैंक्शंस फेस करने पड़े। तो दोनों धाराएं साथ साथ चलेंगी, और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही हिंदुस्तान में मोदी साहब जो हैं फैसला लेंगे कि कितना उनको चीन पे निर्भर करना है, कितना जापान पे, कितना रूस पे, कितना आसपास के देशों पर, और कितना अमेरिका पे। और ये एक प्रतिबिंब करता है एक मल्टीपोलैरिटी के तरफ जो हमारी दुनिया बढ़ रही है, उसी का ये प्रतिबिंब। जी हाँ। प्रोफेसर महापात्रा, जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं तो पिछले 1 दशक में भारत और अमेरिका के बीच जो सिविल न्यूक्लियर डील होती है वो सबसे पहले आती है। खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा कि 10 साल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि वो ये डील करा पाए, जिसके लिए उन्होंने पूरी सरकार दाव पे लगाई, और बहुत कुछ हमारे यहाँ जो राजनीतिक मंथन भी हुआ। उसके बावजूद भी ये माना जाता है कि वो जो गोल्डन टच मिलना चाहिए था, राहुल गांधी की कलावती के घर जो बिजली जलनी थी, वो नहीं जल पाई उस सब के बाद। आपको लगता है कि जो हमारा जो लाइबिलिटी जो लॉ है, जिसको बहुत स्ट्रिक्ट माना जा रहा है घरेलू तमाम राजनीति के बाद,
इतने बड़े मैंडेट से ये सरकार आई है जिसको बहुत ज़्यादा जो गठबंधन की राजनीति है उससे मजबूर नहीं है वो, कुछ तब्दीली की जाएगी जिससे अमेरिका को थोड़ा खुश किया जाए और भारत में भी जो एक मैजिकल टच का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो मिल जाए? अभी कोई मैजिकल टच एक डायलॉग में नहीं होने वाला है। ये 5th राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है, तो डायलॉग चलते रहेंगे। मगर सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जिस तरह से भारत और अमेरिका के जो परमाणु संबंध में थोड़ा सा एक दरार लाए हैं, उसको कैसे सुलझाएं वो हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड करता है, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच की बात नहीं रही, भारत और फ्रांस, भारत और रशिया के साथ भी वही बातें हो रही हैं। एक्चुअली सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जिस तरह से बना है, उसमें अगर कोई भारतीय कंपनी भी है और न्यूक्लियर इशूज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ये इतना डिफ़िकल्ट है। तो अभी कोशिश जारी रहेगी कि दोबारा सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट को अमेंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा में इनका तो बहुमत है मगर राज्यसभा में नहीं है। और जिस तरह से 1-2-3 एग्रीमेंट जब हो गया इंडिया और अमेरिका के बीच, किस तरह से पार्लियामेंट में उसका डिबेट चला, किस तरह से सरकार गिरते गिरते बच गया, हम सबको मालूम है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मुद्दा है, मगर उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसको किस दिशा से इंटरप्रेट करने से सही ढंग से भारत इसको लागू कर सकता है, उसके बारे में बातचीत चल रही है। ये सरकार आने से पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, तो कोशिश जारी रहेगी इसको कैसे सुलझाएं। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर देखें तो क्या मनमोहन सिंह ये कर पाए? जो माना जाता था कि एक बड़ा तबका जो है वो अमेरिका विरोधी है भारत में, क्या वो बड़ा तबका जो है वो अमेरिका को फेवर करने लगा, क्या उसे पसंद करने लगा? 10 सालों में जो रिश्तों की मजबूती रही, क्या इसका आकलन हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो भारतीय जनता है और अमेरिकी जनता है, दोनों को करीब लाने मनमोहन सिंह ने कुछ काम किया? मनमोहन सिंह जी ने किया क्या नहीं किया तो अलग बात है, मगर आपका जो मूल प्रश्न है कि पिछले 10 साल से भारत और अमेरिका के बीच क्या क्या हो रहा है, मैं आपको एक लंबा लिस्ट बना दूं कि कहां कहां अमेरिका और भारत के मतभेद है। बहुत सारे, जैसे आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कही, फिर सोलर पैनल की बात है, फिर उसके बाद जो इंडियन एयरलाइंस का जो सिक्योरिटी की बात है, ये बहुत लंबी चौड़ी है। और पूरे दुनिया में जितने घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो गाजा में सिचुएशन हो, यूक्रेन में हो, सीरिया में हो, इराक में हो, भारत और अमेरिका के बीच मतभेद काफ़ी ज़्यादा है। मगर दूसरी पहलू अगर आपको दिखाएं कि भारत और अमेरिका के बीच क्या हो चुका है और क्या हो सकता है, देखिए हर एक साल 1 लाख इंडियन स्टूडेंट जाके अमेरिका में पढ़ते हैं। इंडियन कंपनी अमेरिका में 1 लाख जॉब क्रिएट कर चुके हैं। उसमें जॉन केरी ने कल या परसों भाषण दिया था सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस में, ये बात कही थी कि इंडियन कंपनीज अमेरिका में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और टाटा कंपनी सिर्फ 24,000 जॉब क्रिएट कर रहा है। और दोनों देशों के बीच जो वाणिज्य है, अमेरिका इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और जिस तरह से अमेरिकन टेक्नोलॉजी इंडिया पे आ सकते हैं या आ चुके हैं, वो भी काफ़ी बड़ी बात है। टॉप 100 अमेरिकन कंपनीज देखेंगे, सारे के सारे इंडिया में निवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान में टॉप 500 से 5 कंपनी भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव मुद्दे हैं, और खास करके डिफेंस एंड सिक्योरिटी मामले में लास्ट ईयर इंडिया ने $1.9 बिलियन अमेरिकन वेपन्स खरीदा। अभी इंडिया का जो आर्म्स बाजार है पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार है, और अमेरिकन कंपनी वही देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या बेच सकते हैं, जो कि आगे वाले दिनों में इंडिया बहुत खरीदेगा। और राष्ट्रवादी मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया है, तो ऐसे में और ज्यादा हथियार खरीदने और भारत को ज्यादा मजबूत बनाए जाने का भी लगातार दबाव सरकार के ऊपर दिख रहा है। और फिर आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज देखिए, नेवल एक्सरसाइज देखिए, तो सिक्योरिटी फील्ड में आलोक बंसल जी, एक तरफ बात हो रही है कि जॉन कैरी जो है वो जो भाषा से बहुत फेमिलियर नहीं है, उसके बावजूद भी सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो अमेरिका का जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि भारत के हर इंसान तक जो है वो विकास पहुंचे और सबका साथ मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जासूसी भी चल रही है, और ख़ासकर वो भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर। ये अलग बात है कि पहले हुई है जासूसी, लेकिन फिलहाल पोल अब खुली है। गडकरी साहब के घर जाकर पता नहीं क्या कुछ जानना चाहता था अमेरिका। आपको लगता है कि बातचीत में ये मुद्दा उठ भी पाएगा या नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसका उल्लेख तो जरूर होगा, चूँकि ये बात प्रकट हुई है तो इसको किसी वक्त बात होगी। पर महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं, समझने की बात यह है कि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत अमेरिका जो संबंध हैं वो 2 त्रिकोणीय रिलेशनशिप्स के सबसेट रहे हैं। एक है भारत चीन अमेरिका और एक है भारत पाक अमेरिका। इन दोनों त्रिकोणीय जो संबंध हैं इसका एक सबसेट बन गए हैं। तो जनरली जो है, जब भी हम अमेरिका से बात करते हैं चीन परोक्ष रूप से आ जाता है, या जब हम अमेरिका से बात करते हैं तो पाकिस्तान परोक्ष रूप से आ जाता है। और भारत के अंदर हमेशा ये अपेक्षाएं रहती है कि अमेरिका जो है, जो भी हमारी पाकिस्तान के संदर्भ में जो मांगे हैं वो अमेरिका काफ़ी हद तक पूरा करे। जैसे अभी
जो केस की बात है, मेरे को लगता है ये बात हाफिज सईद की बात आएगी कि जो जिस तरीके से केस एडजर्न हुआ है कि उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद के ऊपर भी डिस्कशंस होने हैं। पर जहाँ तक सवाल दोनों देशों के संबंधों का है, जो आपने जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, हजारों रुकावटों के बावजूद ये संबंध आगे बढ़ रहे हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो मुद्दा है वो ये है कि हम दोनों एक बहुलता और जनतंत्र का एक जो कॉमन जो वैल्यूज़ हैं उसको शेयर करते हैं। तो और कॉमन वैल्यूज़ के कारण जब हम अपोजिट कैंप में भी थे, अगर आप कोल्ड वॉर एरा भी देखें, तो मेरे ख्याल से आर्थिक संबंध कभी पूरी तरह से नहीं टूटे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलता रहा, और वो आज के तारीख में और बढ़ रहा है। अगर आप देखें वेंचर कैप फंड्स, जिस तरीके से अमेरिकी वेंचर फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आ रहा है, तो आज भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर काफ़ी अच्छी तादाद में है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, जहाँ तक सवाल निर्यात का है, तो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन अमेरिका है। भले ही हमारा व्यापार जो है चीन से ज़्यादा हो या वो हो, उनके सबके साथ हमारी बड़ी एडवर्स ट्रेड रिलेशनशिप है। चूँकि आपने इन तमाम देशों की बात की, तो हम इसमें ये भी जिक्र करेंगे कि फ़िलिस्तीन, पाकिस्तान, इसके अलावा चीन, इनकी जो राजनीति है इन तमाम देशों के बीच, और इस बीच भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी इस वक्त भारत में हैं, और इसी बहाने हम चर्चा कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में। और जिक्र इस बात का हो रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस तरह से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित करती है। आलोक बंसल, ये बताइए कि इससे पहले कि हम पाकिस्तान का जिक्र करें और सारी बहस उसी में खप जाए, इससे पहले हम फ़िलिस्तीन का हम जिक्र करते हैं कि अभी अभी जिस तरह से एक ब्रिक्स देशों ने अपनी को एक एंटिटी के तौर पर पेश किया है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रेजोल्यूशन था, काफ़ी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल विरोधी था, उसके बावजूद भारत ने उस पर दस्तखत किया। आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ बन सकती है जो दोनों देशों के रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई फास बने? देखिए, अगर देखा जाए तो कुछ हद तक अमेरिका की भी कोशिश रही है इसराइल को रिस्ट्रेन करने की, और मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे दोनों देशों के बीच में कुछ टकराव की स्थिति होगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोशिश रहती तो फिर वो अकेला देश कैसे बनता यूएनएचसीआर में, जो कि सिर्फ अगेंस्ट उस रेजोल्यूशन के दस्तखत करता? ऐसा है कि अमेरिका ओपनली इसराइल के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जूइश लॉबी जो अमेरिका के अंदर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए ये काफ़ी सुसाइडल होगा कि अगर पब्लिकली कंप्लीटली इजराइल से ब्रेक हो जाए, ऐसा स्पेशली ऐसे समय में जबकि वहाँ एक तरीके का युद्ध चल रहा हो। लेकिन आप उस पीस डील का जिक्र कर रहे हैं जो अखबार में छप गई है इजराइल के, जो पीस डील की बात कर रहा हूँ, जो बिहाइंड द सीन्स यूएस रिस्ट्रेन की उनसे मांग करता रहा है। पर इससे पहले भी अगर आप देखें, सीरिया के मुद्दे पे हमारे काफ़ी गंभीर मतभेद थे, लेकिन उसके बावजूद अब धीरे धीरे जो है दोनों देशों की जो विचार हैं सीरिया इराक के बारे में काफ़ी एक जैसे होते हैं। जबकि एक ज़माना था जब अमेरिका करीब करीब युद्ध में कूदने के लिए तैयार था राष्ट्रपति असद की सरकार के खिलाफ, और भारत उस समय भी ये दोनों ही साइडों से ये कह रहा था कि रिस्ट्रेन की आवश्यकता है। तो उस वक्त भी काफ़ी दरार थी, लेकिन इन चीज़ों से मेरे ख्याल से भारत अमेरिका संबंधों में दरार नहीं पड़ेगी। अगर पड़नी होती तो ईरान के साथ ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था, और जो आज महत्वपूर्ण चीज़ है के प्रभाव में ईरान पर की पॉलिसी जो थी भारत की, काफ़ी समझौता भी किया भारत नहीं, बिल्कुल। ईरान हमारा जो था सेकंड लार्जेस्ट सोर्स था ऑयल इंपोर्ट्स का, वहाँ से हम 5वें नंबर पे पहुँच गया आज की तारीख में। तो हमने ईरान से आयात होने वाले क्रूड में काफ़ी कमी की है। आज भी भारत के अंदर ऐसी रिफाइनरीज हैं, जैसे एसआर की रिफाइनरी है, जिसका अधिकतर जो निर्यात है वो ईरान जाता है। लेकिन अब जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है, ये भारत के लिए अवश्य आने वाले समय में, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा, आगे चल के काफ़ी बड़ी दरार करते, क्योंकि रूस हमारा सबसे बड़ा सोर्स है डिफेंस, जो रक्षा उत्पादों के आयात करने का स्रोत है, और अमेरिका भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये अमेरिका और रूस के बीच में तनाव आगे बढ़ता चला गया, तो ये भारत के लिए एक बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ना भारत अमेरिका को छोड़ सकता है, ना रूस को छोड़ सकता है। ईरान के साथ तो फिर भी हम कुछ समझौता कर पाए कि हमने कुछ कम कर दिया वहां से आयात करना, पर रूस और अमेरिका के बीच में समझौता करना। योगेंद्र कुमार जी, अगला सवाल जो कि मुश्किल सवाल भी है कि जिस तरह से 9/11 के बाद हमने देखा कि आतंकवाद दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बना, और अमेरिकी खासकर जो शहरी हैं, जो नागरिक हैं, उनकी माना ये गया कि उनका खून इतना महंगा है जिसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जब भारत की बात आती है और भारत में आतंकवाद की बात आती है, जब पाकिस्तान को दबाव डालने में अमेरिका लगभग अक्सर
नाकाम रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भी प्रभावित करेगा, या आपको लगता है कि फिलहाल मोदी सरकार और वहाँ पर शरीफ सरकार और इस बीच जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में वो कुछ तब्दीली ला पाएगा अमेरिका की इस पॉलिसी पर? देखिए, तब्दील लाना तो मेरे ख्याल से तो ये होगा ज़रूर, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसे बन रही हैं कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी जो जिस प्रकार से आ रही है वो मतलब हर एक देश के लिए, चाहे अमेरिका है, चाहे भारतवर्ष है, चाहे और देश हैं, उनके लिए नेचुरली एंग्जाइटी का इशू बन गया है। तो इस प्रकार से एक प्रकार की कोऑपरेशन तो दोनों में ज़रूरी है। ये ज़रूर है क्योंकि हर एक देश जो अपने इंटरेस्ट की बात सोचता है, तो जब उनके यहाँ टेररिज्म का जब ख़तरा बढ़ता है तो वो नेचुरली अपने बारे में सोचते हैं, जब हमारे यहाँ बढ़ता है तो नेचुरली हम लोग सोचते हैं कि कोऑपरेशन है। कुछ कोऑपरेशन है भी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त ये है कि अभी अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से नहीं निकली हैं। जब निकल जाएंगी तब अमेरिका का जो है पाकिस्तान देखने का नज़रिया बदल जाएगा उस वक्त। तो मतलब ये ज़रूर है कि मतलब इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्कोप है एंटी टेररिज्म के ऊपर जो है कोऑपरेशन करने के लिए, वैसे भी इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ऊपर जो काफ़ी स्कोप है। और मुझे लगता ज़रूर है कि पाकिस्तान के ऊपर धीरे धीरे जो है जो दबाव है अमेरिका का, पर्टिकुलरली मुंबई जो टेरर अटैक हुआ उसके मामले में, कि वो धीरे धीरे उनका जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं। क्योंकि हाफिज़ सईद हैं या और जो मतलब और लोग जो अक्यूज हैं वो भी उनके टेरर लिस्ट में हैं। तो ये ज़रूर है कि हर एक देश जो है अपना इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करता है कि भाई कहाँ तक हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ तक हमको उसको प्रेशराइज करना है। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले महीनों में, चंद महीनों में ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के ऊपर काफ़ी लेकिन योगेंद्र कुमार जी, हालांकि इस बात पर बार बार जोर दिया जाता है कि जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान में और जो सरकार है, आर्मी है, इसको अलग अलग करके देखा जाए। लेकिन जिस तरह से हाफिज सईद को लगभग एक सरपरस्ती मिली हुई है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, उसके मद्देनज़र आपको क्या लगता है कि पिछले दिनों में जिस प्रभाव का आप जिक्र कर रहे हैं, पिछले कई सालों में कमोबेश शांति देखी गई है भारत में, इस तरह का कोई आतंकी हमला या आतंकी वारदात नहीं हुई है, क्या आप इसको किसी एक आफ्टर इफेक्ट के तौर पर देख रहे हैं? क्या कोई बातचीत का असर आपको लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की गई है? देखिए, कुछ असर तो आप कह सकते हैं कि एक दबाव तो उनके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। उस दबाव का असर क्या है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जब ये अमेरिकी फ़ौजें निकल जाएंगी अफ़गानिस्तान से, तब अमेरिका को जो है के पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी मानते हैं कि लश्कर तैयबा है, जैसे मान लीजिए हाफिज़ सईद हैं, वो जो हैं ये सब एलिमेंट जो हैं वो मतलब ही न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि सभी के लिए जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक जो है मतलब एलिमेंट्स हैं। प्रोफेसर महापात्रा, ये बताइए कि फ़िलहाल अफ़गानिस्तान जो कि चर्चा में आया है, जिस तरह का विकास का कार्य कर रहा है अफ़गानिस्तान में भारत, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस तरह से कभी कभी सैनिक सहयोग की बात भी की जाती है कि जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चली जाएंगी और वो जो खाली जगह बचेगी उसको चीन भरने की कोशिश करेगा, क्या आप ये इस बात में सलाह देना चाहेंगे कि भारत उस हालात में क्या करे और अमेरिका क्या चाहेगा, भारत की किस तरह की भूमिका चाहेगा उस वक्त अफ़गानिस्तान में जब वो फोर्सेस चली जाएंगी अमेरिकी? देखिए, अफ़गानिस्तान में पिछले 13 साल से अगर नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस आके कुछ नहीं कर पाए, तालिबान सिर्फ जिंदा नहीं है, बिल्कुल बलवान होते जा रहा है, भारत को वहाँ अपना सैन्य भेज के कुछ लड़ाई करना ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ना चाइना कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो इलाज है एक मल्टीनेशनल फोर्स। अगर रीजनल कंट्रीज मिलके कुछ करें और यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के अंडर जाके कुछ करें तो हो सकता है कि भारत उसे बातचीत करके उसका कुछ सुझाव निकालने के लिए कोशिश करेगा। मगर अमेरिका और चाहे कि इंडिया जाके उन्होंने आके इतना गंदगी फैला दी, इंडिया जाकर झाड़ू पोछा करे, ये हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो इसके खिलाफ पूरे इंडिया जब जॉर्ज बुश ने कुछ जानकार इस बारे में ये भी सलाह देते हैं कि चूंकि भारत का हित वहाँ इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहम है, हम जानते हैं कि 90 के दशक में जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, फिर कश्मीर में क्या हुआ, कुछ लोग इस थ्योरी को सही मानते हैं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो कुछ मूवमेंट्स वहाँ पर हुए उसका असर भारत में देखने को मिला कि भारत के लिए शायद ये बहुत अहम है कि सिर्फ दूर से बैठकर भारत ना देखे, सिर्फ विकास के कार्यक्रम में हिस्सा ना ले, बल्कि शायद एक्टिव सक्रिय भूमिका भी निभाए, ये देखने के लिए कि वहाँ स्टेबिलिटी रहे राजनीतिक तौर पर, सुरक्षा के एतबार से। भारत का हित में ये है कि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, पाकिस्तान के हित में भी वही है, सेंट्रल एशिया का हित में है, पूरे विश्व के हित में वही है। अगर वही अफगानिस्तान का एक केब में बैठ के प्लान करके ये न्यूयॉर्क पे हमला हो सकता है, तो अफगानिस्तान तो एक पूरे विश्व के लिए एक बहुत काफ़ी खतरा जगह है। और अलकायदा का जो प्रभाव कम हो गया है अफगानिस्तान पाकिस्तान में,
अभी वो शिफ्ट करके यमन में, सोमालिया में, आपका नाइजीरिया में सब फैले हुए हैं। हो सकता है कि नेटो फोर्सेस जब चले जाएंगे वो दोबारा वापस आएँ। और ये भी संभावना लग रही है कि जो तालिबान है उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि 50% से ज़्यादा हिस्सा अभी भी अगर देखें तो तालिबान के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब्जे में है। इसमें मेरा मत थोड़ा सा अलग होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे खतरा तो पाकिस्तान में है। अभी अगर पाकिस्तानी कोई भी सुबह उठता है वो ये नहीं सोचता कि इंडिया तो कहीं हमला नहीं कर दिया, ये सोचता है कि उसका बगल वाले घर में बम विस्फोट हुआ या नहीं। तो पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी हमले इतने हो गए हैं, पाकिस्तान आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ISI भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान का कंट्रोल में नहीं है। अभी जैसे आपने ये प्रश्न पूछ रहे थे कि इंडिया में काफ़ी सालों से ऐसा कोई हमले नहीं हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद बिजी है, अफगानिस्तान में बिजी है। तो संदीप दीक्षित, दूसरा बड़ा सवाल चीन को लेकर आता है। मैंने अफगानिस्तान वाला सवाल तो पूछा है, चीन की मौजूदगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस दौरान मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी गुजरात के, तब भी चीन का हमने देखा काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ, अभी भी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से अमेरिका की जो एक प्रत्यक्ष न सही तो परोक्ष रूप से जो एक नीति रहती है एशिया के अंदर, चीन और भारत को एक दूसरे के सामने रखने की, आपको लगता है कि भारत को क्या अमेरिका के इस प्रभाव में आना चाहिए, जबकि इस सरकार में, खासकर मोदी सरकार में, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर लगातार जोर है? अब मोदी सरकार की बल्कि यही एक परीक्षा होगी, ये मेन परीक्षा होगी कि चीन के साथ कितने संबंध रहें, तो फिर जापान के साथ कितने रहेंगे, और यदि जापान और चीन के साथ रहेंगे तो अमेरिका के साथ कितनी प्रगाढ़ता रहेगी, और यदि अमेरिका के साथ है तो यूक्रेन, रूस और ईरान के साथ कितनी होगी। तो ये एक बैलेंसिंग जो है ये तो चलती रहेगी विदेश नीति में। और अभी जो केरी साहब का आना है, सितंबर में मोदी साहब का UN जाना, जापान जाना, ऑलरेडी वो रूस और चीन के राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं, तो इन सब को मिला जुला के फिर क्या दिशा दी जाएगी विदेश नीति को, ये हमें देखना होगा, ये देखना ज़रूरी है। और उसी पे भारत की जो विदेश नीति आगे अगले 2-3 साल की है वो इस पे ही निर्भर रहेगी। जी, संदीप दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर महापात्र, आलोक बंसल, योगेंद्र कुमार। तो अगले 3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, और ये भी देखना होगा कि सिर्फ पत्रकारों के लिए एक फ़ोटो खींचने का मौका न मिलकर, बल्कि कुछ सब्सटेंशियल, कुछ अच्छी ऐसी बात हो जिससे ये भी पता चले कि जो दिशा है सितंबर में जो बैठक होने वाली है नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच, उसकी दिशा आखिर क्या होगी, ये भी इस बातचीत से तय हो सकता है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।